आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज केवीएस मैथ के प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। हमें यह बताना इन चारों ऑप्शन को देखकर कि इनमें से वो संख्या कौन सी होगी जो 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। 9 से विभाज्यता का रूल क्या होता है? यदि सभी संख्याओं को ऐड किया जाए और फिर 9 से भाग दिया जाए, यदि वो संख्या 9 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से क्या होगी? 9 से कट जाएगी। जैसे इसको हम देखते हैं 7 और 2, यहाँ तक तो 9 से कट जाएगा, 9 से ये भी क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन 8 3 11, ये 11 में 9 से भाग नहीं जाएगा तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। इसको देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। 3 2 5 और 4 9, यहाँ तक तो ये संख्या कट जाएगी। 8 7 15 और 3 18, 18 भी 9 से कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं को जब हम ऐड करके फिर जोड़ेंगे और फिर 9 से भाग देंगे तो ये संख्या क्या होगी? 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी, अर्थात ये संख्या भी 9 से क्या होगी? पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 24/4 गुणे 5 माइनस 8 गुणे 3 प्लस 5 का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिएगा, सबसे पहले बॉड मास रूल। बॉड मास रूल क्या कहता है? सबसे पहले हमारे पास एक रूल होता है, क्या? बॉड मास, ठीक है। बॉड मास में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में हम किसे सॉल्व करते हैं? बड़े ब्रैकेट को। ऑफ कहीं बीच में लिखा था तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? डिवाइड। उसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। फिर क्या करते हैं? एडिशन। सब उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लस को, और फिर लास्ट में क्या करते हैं? सबट्रैक्ट, मतलब घटाने को, ठीक है। सबसे लास्ट में हम किसको करेंगे? घटाने को, ठीक है। ब्रैकेट को करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले मझले वाले छोटे वाले को, फिर मझले वाले को, फिर बड़े वाले को। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। डिवाइड का मतलब जानते हो, भाग। फिर गुणे को करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाना। आते इसी रूल पे इस सवाल को करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट तो है नहीं, भूल जाते हैं। ऑफ देखते हैं, इसमें ऑफ कहीं लिखा है? ऑफ को भी नहीं करेंगे। फिर क्या है? भाग करते हैं। तो 24 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। और ये हो जाएगा 6 गुणे 5 माइनस 8 गुणे 3 प्लस 5। भाग हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं? गुणा। तो 6 5 30, और ये हो जाएगा 8 3 का 24, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 5। फिर क्या करते हैं? जोड़। तो 30 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35, और 35 में से 4 घटा देंगे, 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर 35 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 11 आएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a बराबर 4 है तो a प्लस रूट a का मान क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। देखिएगा, a बराबर कितना दिया है? 4। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 4 प्लस रूट में कितना दिया गया है? 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 4 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 4 और 2 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है 3 संख्याएं 2 5 7 के अनुपात में है, ठीक है। उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है? 14 है। तो पूछ रहा है कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी, हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2x 5x और कितना दिया? 7x। अनुपात में दिया तो हम x लगा लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है महत्तम समापवर्तक, हमें क्या बताना है? महत्तम समापवर्तक 14 दिया है, ठीक है। इन संख्याओं का आप महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो क्या होगा? महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो इन तीनों में क्या हो? कॉमन हो। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है ऐसी वो संख्या जो इन तीनों में क्या हो? कॉमन हो। अब बताओ इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है? x। तो कहीं ना कहीं HCF क्या होगा हमारा? x। HCF क्या होगा? x। और x बराबर कितना दिया है? 14 के। x बराबर कितना दिया गया हमें? 14। तो x बराबर आ जाएगा कितना? 14, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। 14 का मान यहाँ पे ले जाके पुट कर दे। तो 14 दूना के 28 और 14 5 70, 14 7 98।
28, 70, 98 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न करिए। क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति अपने धन का 2/5 भाग व्यय करता है और फिर उसके पास 240 रुपये बचते हैं। उसकी प्रारंभिक धनराशि क्या आती है, हमें ये बताना है। ठीक है, अपने धन का कितना भाग खर्च कर देता है? 2/5 भाग। कितना भाग खर्च कर देता है? ये नीचे जो होता है वो हमारा क्या होता है? वास्तविक चीजें होती हैं। ठीक है, टोटल कितना था? 5, जिसमें से उसने कितना खर्च कर दिया? 2। तो 5 था हमारे पास टोटल, 2 खर्च कर दिया, तो बचा कितना शेष? शेष कितना बचा? 5 - 2 कितना बचा? 3। टोटल 5 था, 2 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 3। ठीक है, फिर कह रहा है उसके पास 240 रुपये बचे। हमारे अनुसार बचा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर किसके दिया है? 240 के। हमारे अनुसार बच रहा है 3, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 240, तो 3 यूनिट बराबर कितना? 240 के, तो 1 यूनिट बराबर 3 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ चुका है हमारे पास? 80। ठीक है, तो कह रहा है उसकी प्रारंभिक धनराशि क्या थी? तो शुरू में कितना उसके पास धनराशि थी? स्टार्टिंग में टोटल कितना था? 5। तो 5 स्टार्टिंग में टोटल कितना था? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 80, तो 5 यूनिट बराबर 5 गुणे 80 कर लेते, तो ये हो जाएगा कितना? 400 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे? स्टार्टिंग में टोटल उसके पास कितने रुपए रहे होंगे? 400 रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न करिएगा। कह रहे हैं 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। औसत पूछा है ना, तो औसत का फार्मूला क्या होता है आप बताओ? कुल संख्याओं का योग सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, कह रहे 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत। पहले बताओ 9 के टोटल कुल कितने गुणांक हैं लेने? हमें 9 ले लेते हैं। यहाँ पे हम 9, 18, 27 ऐसे डॉट डॉट करते चलेंगे, कर ही लेते हैं। एक सेकंड भाई, रुक जाना। कितने संख्या होंगे? 9। ठीक है, इनको हमको क्या करना है? सम करना है। औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। सबको हम क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं, या तो डायरेक्ट आप यहाँ से जोड़ लो। फार्मूला क्या होता है? एक n/2 a + l, ये होता है AP का फार्मूला होता है। n का मतलब होता है टोटल पद। टोटल पद देखा जाए तो कितने हैं? यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो इधर हम सॉल्व कर देते हैं। टोटल पद कितने हैं? n बराबर टोटल पद है 9 बटा में 2। a का मतलब होता है हमारा पहला पद। पहला पद कितना दिया है? 9। l का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया गया? 81। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 81 और 9 90। 90 का आधा 45 और 45 गुणे 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 405। तो कहीं ना कहीं इन सब का सम कितना आ चुका है हमारे पास? 405। इन सब का कुल संख्याओं का योग कितना आ चुका है हमारे पास? 405। ठीक है, कुल संख्याएं कितनी थी? 9। बस इसे हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा औसत कितना आ जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर सी। या तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने सॉल्व करके दिखा दिया। औसत का फार्मूला होगा कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। टोटल संख्याएं कितनी थी? 9। या तो हम क्या करें? या तो फार्मूले से आप ऐड कर लो, या तो सबको ऐड कर लो। ऐड करने पर टोटल कितना आ जाएगा? 405। टोटल कुल संख्याएं कितनी थी? 9। 405 में हम 9 से भाग दिए तो कितना आ गया औसत हमारे पास? 45। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। 150 रुपए का एक मोबाइल फोन कवर 10% की छूट पर उपलब्ध है। ठीक है, उपलब्ध है। ज्ञात करें कि 675 रुपए में कितने खरीदे जा सकते हैं। ठीक है,
चलिए सॉल्व करते हैं। 150 का एक मोबाइल फ़ोन 10% की छूट पर, 10% का मतलब क्या होता है आप बताओ? 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10 की चीज़ थी, ठीक है, एक छूट दे दी गई, तो कितने का बेचा जाएगा? 9 का। हमारे अनुसार 10 है, लेकिन बेचा कितना गया था? 9 का। हमारे अनुसार 10, लेकिन क्वेश्चन में 10 बराबर किसके दिया गया है? 150 में। इसका ये कितना गुना है? 15 गुना। यहाँ पर भी हम कर लेते हैं इसका क्या? 15 गुना। तो 15 9 135, ठीक है। देखिएगा 150 रुपये का एक मोबाइल था, ठीक है, उस पर 10% का छूट दी गया। 10% का मतलब होता है 10 की चीज़ थी, एक छूट दे दी गई। तो 10 की चीज़ थी, एक छूट दे दी गई, तो कितने का पड़ा? 9 का। स्टार्टिंग में 10 चीज़ हम कितने में बेच रहे थे? 150 रुपये में। तो एक चीज़ कितने में बेचेगी? 15। तो 9 चीज़ बेचने में कितना खर्च होगा? 15 9 135 रुपये खर्च होगा, ठीक है। तो कह रहा है 675 रुपये में कितने खरीदे जा सकते हैं? एक चीज़ कितने रुपए की पड़ रही है? 135 रुपये की। हमें खरीदने कितने हैं? 675 रुपये में कितने मिलेंगे? तो बस इससे हम क्या कर देते हैं? भाग करेंगे तो कितना होगा? 5 से कट करते और 5 7 35, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 5 कम 5 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, और इसको करें 27 से कर दें तो 27 बचे 135, 5 चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 675 रुपये में कितने कवर मिलेंगे? 5 कवर मिलेंगे। 675 रुपये में मोबाइल के कितने कवर मिलेंगे? 5 कवर मिलेंगे, ठीक है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। यदि एक नाव धारा के साथ 10 घंटों में 100 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में अगर चले तो 15 घंटों में कितना चलती है? 75 किलोमीटर, ठीक है। तो धारा का वेग क्या होगा हमें ये बताना। एक फार्मूला आप जानते हो ना, स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बस इसी पे आप सॉल्व, इस हिसाब से हम सवाल को क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं नाव की जो स्पीड है वो कितनी है? नाव का स्पीड मान लेते हैं क्या है? x, और धारा की स्पीड क्या मान लेते हैं? y है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। नाव और धारा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे नाव भी इधर ही जाए, ठीक है, और धारा इधर ही हो, तो दोनों का वेग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x + y। स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100। डिस्टेंस कितना है? 100। कितना टाइम? 10, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में अगर मान लीजिए नाव इधर चले, ठीक है, और धारा इधर चले, तो इन दोनों का स्पीड क्या होगा? घट जाएगा ना। इन दोनों में का स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। भैया नाव इधर चले, धारा इधर से मारे, तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम होगा। तो हम कम कर देते हैं। तो नाव क्या है? x, धारा क्या हो जाएगी? -y। कितना जाना है? 75 किलोमीटर जाना है। कितने घंटे में? 15 घंटे में। बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10, और इसको कैंसिल करेंगे तो 15 बचे 75, ठीक है। बस इसको अब देखिएगा, तो कहीं ना कहीं इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या? x + y बराबर 10, तो x - y बराबर कितना दिया है? 5। सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन और लिख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x - y बराबर कितना दिया है? 5। हमें पूछा गया धारा, y का मान पूछा, तो हम क्या कर देते हैं? दोनों में से क्या कर देते हैं? ये कर दे इक्वेशन फर्स्ट और ये रहा हमारा इक्वेशन सेकंड, दोनों को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका सिंबल प्लस है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, y में y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y, और ये घटा देंगे 10 में से 5 जाए तो 5, तो 2y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा? 2.5। कितना आएगा? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहीं ना कहीं धारा की वेग कितना रही होगी? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा 3/5 का 5% कितना होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। देखिएगा 3/5 का, ठीक है, 3/5 का मतलब क्या होता है? गुणा। 5% का मतलब क्या होता है? 100 से हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। 5 से 5 कैंसिल, तो 3/100। 3/100 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.0
3 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.03। ठीक है, चलिए सवाल इजी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करिएगा। कह रहे एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, आपको फार्मूला एक पता है ना, कह रहे अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, आप बताओ। अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, यही होता है ना फार्मूला। अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है 180 ब्रैकेट में n-2। सॉल्व कर दीजिए। अंतःकोणों का योग कितना दिया है 540 बराबर किसके 180। यह जगह गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 n - 360। ये माइनस है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 540 में 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 900 बराबर किसके 180 n। हमें बताना तो एक n का मान, तो n बराबर कितना हो जाएगा, एक कैंसिल कर दे तो 18 बचे 90, तो n बराबर कितना आ चुका है 5। तो कहीं ना कहीं भुजाओं की संख्या कितनी आ चुकी है हमारे पास 5। भुजाओं की संख्या क्या आ चुकी है हमारे पास 5। ठीक है, अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है 180 ब्रैकेट में भुजाओं की संख्या -2। ये क्या है हमारा n, क्या है हमारा भुजाओं की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 3:5 है। त्रिभुज के तृतीय कोण दो दिए कोणों में बड़े कोण का क्या है 2 गुना है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है इस टाइप से। ठीक है, अनुपात कितना दिया, ये रहा मान लीजिए 3x और ये हमारे पास कितना दिया है 5x। तीसरा कोण हमें पता कर लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज का तीसरा कोण जो है ना, दिए कोणों में बड़े कोण का क्या है 2 गुना है। बड़ा कोण इन दोनों में कौन है 5, तो इसका दूना करेंगे तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो ऐड कर लेते हैं 5 3 8 और 10 18, तो 18x बराबर किसके 180 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। x बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 10। ठीक है, तो कह रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण x बराबर 10 दिया है, तो 10x बराबर, तो 10x के जगह 10 ले जाके रख देते हैं, तो 10 गुणे 10। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े कोण का मान कितना आ चुका है 100 डिग्री। बड़े कोण का मान कितना आ चुका है हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न करें। अगला क्वेश्चन करिएगा। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 116 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, कर लेते हैं। एक वृत्त था, एक सर्कल था, ठीक है, और इसका व्यास दिया था। ठीक है, ये रहा हमारा सेंटर। वृत्त का ये परिधि है ना, वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है क्या 2πr। ठीक है, व्यास, ये व्यास है ना, यह व्यास है ना, आप समझो सेंटर से खींची गई परिधि तक, सेंटर से कोई लाइन अगर परिधि को मिला दे तो ये हमारी क्या होती है रेडियस, और रेडियस का दूना कर दे तो क्या हो जाता है व्यास। तो कहीं ना कहीं r मिला दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2r। दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास दोनों का योग, ठीक है, हमारी परिधि होती है 2πr, त्रिज्या का दूना क्या होता है व्यास। ठीक है, 2r हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना दिया है 116 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं 2 और क्या कर लेते हैं का मान, तो हो जाएगा, बचेगा क्या पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7, और ये हो जाएगा हमारा क्या 1 बराबर किसके 116 के। ठीक है, ये हमारा r है। ठीक है, तो r को रहने देते हैं इधर और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 22 और 7 29, 29/7। ठीक है, ये 2 इधर रहने देते हैं बराबर किसके 116 के। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 2/16, तो हो जाएगा r गुणे बचा क्या 29/7 बराबर किसके 58 के। तो कर देते हैं 29 दूना के 58, तो 7 दूना के 14, तो r बराबर कितना आ चुका है 14 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं त्रिज्या कितनी आ चुकी है 14 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है
सही है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए हैं सवाल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया कि 2x प्लस वाई बराबर 5, तो 4x प्लस 2y का मान कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, तो 4x प्लस 2y का मान कितना होगा। सिंपल है ना, देखिएगा एक बार देख लेते हैं, सिंपल सा है। 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है? 5। हमें पूछा क्या है? 4x प्लस 2y का मान क्या होगा। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, अगर इसमें पूरे समीकरण में 2 से अगर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 4x, और ये क्या हो जाएगा 2y, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 10। तो कहीं ना कहीं 4x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। भैया देखो आप 2x प्लस वाई बराबर क्या दिया था? 5। अगर इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा। बराबर पूछा था तो 5 था, उसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो कहीं ना कहीं 2x प्लस वाई बराबर 5 हो तो 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है।